हेलो एवरीवन, मेरा नाम अलका है और मैं आपके ही चैनल लेपाक्षी एजुकेशन पर आपका स्वागत करती हूँ। हम एनसीईआरटी कवर कर रहे थे क्लास 6 और एनसीईआरटी में हमने फोर्थ तक चैप्टर पूरे कवर कर लिए हैं और हम 5th वाला चैप्टर समझने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें भी हम हाफ कवर कर चुके हैं। कल मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी जो है उस पर जो प्रमुख परिमंडल हैं वो 3 मंडल हैं। एक है भूमंडल, एक है आपका वायुमंडल और एक है आपका जलमंडल। तो हमने कल देख लिया था भूमंडल अच्छी तरह से और अब हम देखेंगे ये आपका जलमंडल और उसके बाद देखेंगे वायुमंडल और लास्ट में रह जाएगा जीवमंडल। तो आज हम इस चैप्टर को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे और समझेंगे और कल से हम फिर नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, कल लास्ट हो जाएगा क्योंकि जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें सिर्फ यही 6 चैप्टर ही हैं। ओल्ड एनसीईआरटी थी उसमें शायद 8-10 हैं, उसको हम बाद में देखेंगे। पहले हम न्यू एनसीईआरटी को ही कवर करेंगे। तो उसमें ये 6 चैप्टर तक ही है, भारत हमारा देश, बस इतना ही। फिर हम 7 क्लास की एनसीईआरटी कवर करेंगे, एसएसटी। चलिए अब हम देखते हैं जलमंडल। और हाँ, प्लीज़ अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब भूमंडल के बाद जलमंडल। तो जलमंडल से पहले मैं आपको एक बात बताऊं, मैं कल इस चीज़ को मैं समझाना थोड़ा रह गया था। कल मैंने आपको ये तो बता दिया कि स्थल संधि क्या होता है, लेकिन आज हम समझेंगे कि जल संधि क्या होता है। जल संधि वो होती है जब क्या कहते हैं, 2 जलीय स्थानों को जोड़ती है। जैसे जल मीन्स पानी और संधि मीन्स उसे जोड़ना। तो जो 2 जल वाली जगहों को संकरी रास्ते से जोड़ती है, जैसे कि स्थल जो था पतली पतली रास्तों को 2 जगह से जोड़ दिया, दो जैसे हम उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका जोड़ दिया, वैसे ही जल संधि होता है। जल संधि को हम नीचे देख सकते हैं, श्रीलंका और भारत। देखिए ये है आपका श्रीलंका, ये है आपका भारत और इसको बीच में ये जो भगवान राम ने जो पुल बनवाया था इंडिया से लंका के बीच में जो था, उसे ही बोलते हैं पाक जल संधि। ठीक है, उसी को बोलते हैं हम पाक जल संधि। ये है जल संधि। ठीक है, और पाक जल संधि तो ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान की कोई जल संधि है, लेकिन है हमारी, मतलब वही कहते हैं। चलिए हम यहाँ तक पहुँच गए थे। अब हम देखते हैं अपना जलमंडल। जलमंडल जो है, इसमें कह रहे हैं कि जो पृथ्वी जो है हमारी, उसे हम नीला ग्रह भी बोलते हैं। उसे हम नीला ग्रह इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें कम से कम 71% पानी है। ठीक है, और 29% पर जो है वो स्थल है। मतलब ये है कि जो अगर अंतरिक्ष से अपने पृथ्वी को देखते हैं तो नीला ही नीला दिखाई देता है। 71% जो भाग है वो पानी से ही घिरा हुआ है, और तो वो जरा सी स्थल कैसे दिखाई देगी, पानी पानी दिखाई देगा। तो इसीलिए ऊपर से ये नीला ग्रह दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम नीला ग्रह है। पहली बात पहले ये देखिए कि महासागरों में 97.5% पानी है। ये कह रहे हैं कि जो महासागरों में जो पानी है, हमारे महासागर कितने हैं टोटल, 5, और उन 5 महासागरों में 97.5% पानी है। बाकी जो आपका बचा 2.5% वो अलवड़ जल है। ठीक है, अलवड़ जल मीन्स होता है पीने योग्य पानी। जो ये महासागर का जो पानी होता है ना, वो पीने योग्य नहीं हो सकता क्योंकि वो खारा पानी होता है बहुत ज़्यादा। तो क्या कहते हैं, इसीलिए महासागर का पानी पीने लायक नहीं है, सिर्फ पानी ही है, उसे हम यूज नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारा जो यूज करने लायक पानी है, मतलब हम उसे पी सकते हैं, घर के काम में ले सकते हैं, वो 2.5% है। और इसमें भी कुछ तो आपकी हिम नदियों में है। जो हिम नदियों मीन्स बर्फ़ की नदियाँ, वो ऊपर मैंने आपको ध्रुवों पर बताई थी, ध्रुवों पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, तो वो कुछ वहाँ पर है। और कुछ ज़मीन के बहुत ज़्यादा गहराई में पानी है। हम ऊपर की जो होती है पानी होता है वो तो हम निकाल लेते हैं, जो अंदर का पानी होता है वो यूज़ करने लायक भी नहीं होता है, और यूज़ करने लायक भी होता है तो वो बहुत गहराई में पानी होता है। तो इसीलिए, और ये तो 2.5% बता दिया गया है, लेकिन इससे भी कम मात्रा में हम पानी यूज कर सकते हैं। ये समझ लीजिए कि 0.03% ही हम पानी को
यूज कर सकते हैं, पीने में ले सकते हैं। और आपने देखा हम पानी कैसे बर्बाद करते हैं, ऐसा लगता है जैसे पानी जैसे पता नहीं कितना है, लेकिन है हमारे पास बहुत कम मात्रा में। जलमंडल के जल के सभी रूप उपस्थित हैं। ये कह रहे हैं कि जो जलमंडल है उसमें जल के सभी रूप उपस्थित हैं। उसमें महासागर हैं, नदियाँ हैं, झीलें हैं, हिम नदियाँ हैं। हिम नदियाँ मैंने आपको बताया कि जो बर्फ़ की नदी होती है, आपने देखी होगी बर्फ़ की जो नदियाँ होती हैं उन्हें हिम नदियाँ बोलते हैं। एक भूमिगत जल, ज़मीन के अंदर जो है जल, और वायुमंडल की जल वाष्प। वायुमंडल की जल वाष्प वो होती है जैसे कि एग्जांपल आपको बताऊं तो जैसे घर में आप पानी गर्म करते हो तो वो खौलने लगता है तो ऊपर की साइड भाप बनकर उड़ जाता है, उसी को बोलते हैं हम वाष्प। एक तरह से भाप को ही वाष्प बोलते हैं। तो ये तो घर की बात हुई, खैर। लेकिन अगर हम बाहर इसे बड़े स्तर पर देखेंगे तो जैसे बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है, तो मतलब गर्मियों में बहुत गर्मी पड़ती है, तो उस टाइम पे जो तालाब में पानी भरा होता है बहा, और नदियों में पानी भरा होता है, और जो आपके झीलों में पानी भरा होता है, वो वाष्प बनकर वायुमंडल में उड़ जाता है, उसी को बोलते हैं वायुमंडल की जल वाष्प। ठीक है। और पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% महासागरों में, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, वो खारा पानी है। और ये आपकी वही मैंने महाद्वीप आपको समझाए थे। और हाँ, मानव के उपयोग के लिए बता दी मैंने आपको कि कितने पानी की ज़रूरत होती है। चलिए हम देखते हैं महासागरों के बारे में। महासागरों के बारे में सही से समझने की कोशिश करते हैं हम। उस ऊपर सिर्फ हमने ये महाद्वीप ही देखे थे, और अब हम देखते हैं महासागर। 5 महासागर होते हैं, मैंने आपको बताया। और बड़े से छोटे आकार में हम ऐसे देख सकते हैं कि सबसे बड़ा होगा आपका प्रशांत महासागर, जो मैंने आपको बताया कि वृत्ताकार आकार में होता है। और अगर हम ग्लोब में अगर हम देखेंगे तो वो चारों तरफ ही फैला हुआ है। प्रशांत महासागर जो है इतने बाकी जो महासागर हैं वो इतने बड़े एरिया में नहीं फैले हुए हैं, वो तो पूरे ही वृत्ताकार है, मतलब गोला आकार में, तो सारे पूरे ही उस पर फैला हुआ है। बाकी आपको इसकी स्थिति में और बताऊंगी। और अटलांटिक महासागर दूसरा बड़ा महासागर है, इसको मतलब क्रम से ज़रूर याद रखना, पूछते हैं। तीसरा आपका हिंद महासागर है। हिंद महासागर पहला ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम पर रखा गया। उस महासागर का नाम आप समझ सकते हो कौन सा वो देश है। एक ये हमारा महान भारत, हिंदुस्तान से हिंद महासागर। ठीक है। एक हो गया आपका दक्षिणी महासागर, ये चौथे नंबर का बड़ा महासागर है। और सबसे छोटा है आर्कटिक महासागर। इसको हम चित्र में देखते हैं और समझते हैं कि मतलब कहाँ कहाँ कैसे कैसे ये फैले हुए हैं। तो प्रशांत महासागर के बारे में मैंने आपको बताया, ये सबसे बड़ा महासागर है। और ये कहाँ से कहाँ तक है, चलिए हम इसको देखते हैं मैप में। ठीक है। तो ये यहाँ से प्रशांत महासागर यहाँ से स्टार्ट है। ये अगर मैंने आपको बताया कि ऐसे करके अगर हम वो करेंगे तो ये पश्चिम है, और ये पूर्व है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। तो ये पश्चिम में प्रशांत महासागर। और आपको एक इधर और दिखाऊं, ये कहाँ गया, ये रहा। और ये इधर उत्तर में भी प्रशांत महासागर देख रहे हो आप। मतलब इसे थोड़ा छोटा करके देखते हैं, चलो तब आपके ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए ये इधर भी प्रशांत महासागर है, और आपका इधर भी प्रशांत महासागर है। ये गोलाकार आकार में, अगर हम इसे मतलब ग्लोब में देखेंगे तो ये पीछे से स्टार्ट हो गए ऐसे थोड़े आगे में आ जाता है। ठीक है। तो ये वृत्ताकार आकार में है, और ये पृथ्वी के 1/3 भाग में है प्रशांत महासागर। और पृथ्वी का सबसे गहरा भाग जो मरियाना ग्रत है प्रशांत महासागर में ही है। जो मतलब ये क्वेश्चन बहुत बार बार आता है कि मरियाना ग्रत जो है वो कौन से महासागर में है, या वो उसकी गहराई कितनी है, या आगे चैप्टर में समझाएंगे। अभी छोटी क्लास है, उसी हिसाब से ऊपर से बता रहे हैं, उसी हिसाब से हम पढ़ेंगे। फिर जैसे जैसे चैप्टर बढ़ाएंगे और इसके अंदर डीपली और पढ़ेंगे। ठीक है। और फिर अब ये क्या करें कि प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। और एशिया, ऑस्ट्रेलिया तथा उत्तर दक्षिण अमेरिका के चारों ओर स्थित है। इसको देखते हैं जरा हम। एशिया कहाँ है आपका, ये रहा एशिया, यहाँ पर है, ये रहा प्रशांत महासागर। और आपका ऑस्ट्रेलिया, हाँ ये रहा ऑस्ट्रेलिया, इधर भी है, ये देखिए ये एशिया है, ये है ऑस्ट्रेलिया। और आपका उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका, ये रहा आपका उत्तर अमेरिका, और ये रहा आपका दक्षिण अमेरिका। इसके चारों ओर फैला हुआ है। चलिए ठीक है। अब ये तो हुई प्रशांत महासागर की बात, समझ में आ गई होगी आपके।
चलिए हम देखते हैं अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर जो है वो मैंने आपको बताया था दूसरा बड़ा महासागर है और ये एस के आकार का है, एस के आकार का है और ये पश्चिमी किनारे से उत्तर तथा दक्षिणी अमेरिका से जुड़ा हुआ है। पूर्वी इसको हम एक काम करते हैं, मैप से समझते हैं अच्छी तरह से, है ना, वैसे समझ में नहीं आएगा। और मैप से अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो शायद अच्छी तरह से हमें वो दिमाग में सेट भी हो जाएगा। चलिए देखते हैं मैप अपना कहाँ गया। ये रहा। प्रशांत महासागर के बारे में हमने देख लिया, तो अब देखते हैं अटलांटिक महासागर। ये देखिए कि ये अटलांटिक महासागर है आपका, ये रहा। तो ये आपका अटलांटिक महासागर है और ये एस आकार से कैसे है ये भी देखते हैं। ये देखिए ऐसे करके, ऐसे ये यहाँ से ही स्टार्ट है और यहीं पर ख़त्म है ना। तो ये एस आकार का है और इसके पश्चिमी किनारे पर ये देखिए, ये आपका पश्चिमी किनारा है और ये उत्तरी किनारा है। ये इधर से प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ और इधर से उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका जुड़े हुए हैं अटलांटिक महासागर से। इधर से देखिए और क्या बता रहे हैं, और बता रहे हैं ये पूर्व में यूरोप, जैसे कि ये आपका अटलांटिक महासागर ये रहा, ये मतलब इधर से ऐसे ऐसे करके जा रहा है ना, तो थोड़ा अटलांटिक महासागर ये इधर से तो आपके एशिया से जुड़ा हुआ और ये इधर से अफ्रीका से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अफ्रीका से मतलब पूर्व में एशिया और अफ्रीका से अटलांटिक महाद्वीप जुड़ा हुआ है, सॉरी महाद्वीप नहीं महासागर जुड़ा हुआ है। और हम ये जो है आपका अटलांटिक महासागर है ये सबसे व्यस्त जो है इसकी जो तटरेखा है ना वो सबसे व्यस्त है। क्यों? क्योंकि यहाँ से व्यापार बहुत अच्छी तरह से होता है। और कैसे होता है ये भी समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, हाँ ये रहा, इसकी जो वो है तटरेखा है वो दंतुरित है। दंतुरित आप चित्र में देख रहे होंगे कैसे, मतलब इस तरह से, कुछ इस तरह से दंतुरित है। तो इसीलिए यहाँ पर व्यापार बहुत अच्छी तरह से हो जाता है, क्योंकि ये जो जहाज़ होते हैं ना वो इधर की साइड में आकर, जैसे कि यहाँ पर और आपके यहाँ पे आके बहुत सारे जहाज़ जो हैं अपना व्यापार करते हैं यहाँ पर आकर, क्योंकि ये दंतुरित तटरेखा है। और यहाँ मतलब बाकी जो महासागर से उनके सीधे सीधे होते हैं उनमें वो नहीं होता, लेकिन इसमें पार्टिसिपेट है, बहुत पार्ट है, मतलब ऐसे करके लाइनिंग करके है, देख सकते हैं आप ऐसे करके है। तो इसी पर जहाज़ जो आते हैं वो रुकते हैं और यहाँ पर व्यापार भी बहुत होता है, इसीलिए यह सबसे व्यस्त महासागर है। आई होप समझ रहे होंगे ये अटलांटिक महासागर। बाकी इसमें कुछ है नहीं, सिंपल से ही है। और एक हिंद महासागर में आपको मैंने स्थिति बताई दी है, किधर है, अपने इंडिया के नीचे है और अपने इंडिया के नाम पर ही हिंदुस्तान के नाम पर ही हिंद महासागर रखा गया है। और इसके उत्तर में एशिया है, ये आपकी एशिया है, ये उत्तर है। और ये हिंद महासागर, ये एशिया हो गया उत्तर में, और क्या कहते हैं पश्चिम में अफ्रीका है, इधर की साइड अफ्रीका है। और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया है, इधर आपकी ऑस्ट्रेलिया है। नक्शे में आपने देख ही लिया होगा और आप एक बार और देख लीजिएगा। हिंद महासागर के बारे में 2-4 बार देख चुके, चल एक बार और फिर भी देख ही लेते हैं, कितनी देर लगेगी। कहाँ गया, ये रहा, ये देखिए, ये आपका हिंद महासागर है, ये रहा आपका हिंद महासागर। ठीक है, ये उत्तर में आपका एशिया है और पश्चिम में आपका अफ्रीका है और पूर्व में आपका ऑस्ट्रेलिया है। यही तो बता रही है, समझ में आई होगी आपको। ये देखिए, चलिए और अब हम कहाँ पर पहुँचे, अपने महासागरों पर थे। हिंद महासागर हो गया और ये तीसरा सबसे बड़ा था। और अब देखते हैं दक्षिण महासागर। दक्षिणी महासागर की स्थिति मैंने आपको बताई थी। ये जो नीचे जो क्या कहते हैं उत्तर ध्रुव मैंने आपको पढ़ाया था पिछले चैप्टर में, और जो नीचे वाला ध्रुव है उसे दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। वहीं पर दक्षिणी महासागर है, वहीं पर दक्षिणी महासागर है। जो अंटार्कटिका महाद्वीप, वो जो नीचे का जो पार्ट था जो मैंने बताया था कि आपको, वो बर्फ़ से पूरा ढका हुआ है, जहाँ इंसान नहीं रह सकते, वहीं पर उसके ऊपर ही दक्षिणी महासागर है, जो अंटार्कटिका महासागर को चारों ओर से घेरता है, अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। जो दक्षिणी महासागर है, समझ गए होंगे आप। और ये 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर फैला हुआ है। अक्षांश मैंने आपको समझाया था ऊपर, अक्षांश एवं देशांतर, ये हमारा दूसरा ही चैप्टर था। ठीक है, अब देखते हैं आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर हमने मतलब जो दक्षिणी महासागर था वो दक्षिणी ध्रुव पर था, और जो आर्कटिक महासागर है वो उत्तर ध्रुव पर है। उत्तर ध्रुव मतलब ऊपर की साइड में स्थित है, वहाँ पर भी बर्फ़ है और कुछ नहीं है।
और यह उत्तर ध्रुव पर चारों ओर से फैला हुआ है। जैसे कि दक्षिणी महासागर फैला हुआ था अंटार्कटिका महाद्वीप पर, वैसे ही जो आर्कटिक महासागर है वो उत्तर ध्रुव पर चारों ओर फैला हुआ है। ये प्रशांत महासागर के छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा हुआ है। मैंने आपको बताया कि छिछला जल जो होता है, जो फैला हुआ जल होता है, उसका ऐसे ऐसे करके छिछला वो वाला जल होता है, जो फैला हुआ जल होता है, उसी के एक संकरे भाग से जुड़ा हुआ है आर्कटिक महासागर। और इसी को बोलते हैं बेरिंग जल संधि। ये क्वेश्चन बहुत आता है, जैसे ऐसे पूछ लेते हैं कि क्या कहते हैं, बेरिंग जल संधि किन दो महासागरों को जोड़ता है, या फिर दो प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि बताओ, तो ये बेरिंग जल संधि, इसको जरूर देख लीजिएगा। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों और यूरेशिया से घिरा हुआ है। ऊपर की साइड है तो उत्तर अमेरिका ऊपर ही है, और यूरेशिया आपका एशिया और यूरोप के पास में ही है। आपको मैंने मैप पर अच्छी तरह से समझाया था, तो आपने समझ लिया होगा। अगर वो समझ लिया होगा तो ठीक है, और बाकी एक बार और देख लेना। फिर भी चलिए हम देख ही लेते हैं मैप में देखते हैं तो ज़रा सही से चीज़ें समझ में आती हैं। ये देखिए इधर बात कर रही है आर्कटिक महासागर की, ये रही, ठीक है। और ये आपका प्रशांत महासागर है, ये आपका प्रशांत महासागर है, या तो ये ऊपर से ऐसे करके जुड़ रहा होगा, है ना। और ये उत्तर ध्रुव भी है, और इधर कह रहे हैं कि यूरोप में है, एशिया है तो यूरेशिया से जुड़ा हुआ है। और आपका हाँ, ये दक्षिणी महासागर के बारे में बताया था मैंने, ये 60 अक्षांश पर है, ऐसे करके समझाया था। वायुमंडल जो है मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि जो गैसों की परत है उसी से घिरा हुआ है जो वायुमंडल है, जो पृथ्वी के ऊपर से कम 1600 किलोमीटर तक ऊंचाई तक वायुमंडल फैला हुआ है। और उसके बाद फिर अंतरिक्ष है, और वहाँ पर ऑक्सीजन है ही नहीं, वायु है ही नहीं, तो 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक वायु है, मतलब यहाँ तक इंसान बिना ऑक्सीजन के जी सकता है। वायुमंडल है तो यहाँ तक हो सकता है, लेकिन उससे ऊपर नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ पर बिना ऑक्सीजन के चले जाओगे, नहीं, क्योंकि वहाँ फिर भी हमें वो ऑक्सीजन मास्क ले जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर घनत्व कम हो जाता है फिर वायु का। चलिए अब देखते हैं वायुमंडल। मैंने आपको समझाया सही से कि 1600 किलोमीटर तक ऊंचाई तक फैला हुआ है, और इसके घटक जो हैं तापमान तथा अन्य आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। ये 5 परत कौन कौन सी हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल तथा बाह्य मंडल। बाह्य मंडल बिल्कुल बाहर अंतरिक्ष। पहले हम देखते हैं क्षोभ मंडल के बारे में। ये आपका नीचे है क्षोभ मंडल, दिख रहा है, ये रहा, ये क्षोभ मंडल है, ये वाला ये क्षोभ मंडल है। इसके बारे में हम देखते हैं कि यह 13 किलोमीटर ऊपर है, 13 किलोमीटर या 15 किलोमीटर हम बोल सकते हैं, ठीक है। 13 किलोमीटर मतलब जो पृथ्वी हमारी है उससे ऊपर जो पहली परत जो है क्षोभ मंडल की, वो 13 किलोमीटर या कहीं कहीं 15 किलोमीटर है, क्योंकि ये ध्रुवों पर तो कम हो जाती है। ध्रुवों पर जो क्षोभ मंडल की वो होती है, परत होती है, वो कम हो जाती है, लेकिन वो जो विषुवत है, मतलब जो बीच का हिस्सा है पृथ्वी का, वहाँ पर ज़्यादा हो जाती है। वो आपको पता है वो क्यों हो जाती है? क्योंकि बीच में जो है वो सूर्य की ताप पड़ती है, कोई भी चीज़ होती है उस पर ज़्यादा ताप पड़ेगा तो वो पिघलेगी, जो चारों तरफ फैलेगी, और ऊपर जो है वो बर्फ़ है तो उसमें घनत्व कम होता है, मतलब वो फैलती नहीं है ज़्यादा, वो वहीं की वहीं सिकुड़ के हो जाती है। तो इसीलिए वहाँ पर जो है क्षोभ मंडल में जो आपकी परत है वो थोड़ी कम हो जाती है, और जो विषुवत व्रत में है वो ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए 13 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है, दोनों में से कुछ भी हो सकती है। और क्षोभ मंडल में ही मौसमी सारी घटनाएं होती हैं, जैसे बारिश होना, सर्दी का मौसम होना, गर्मी का मौसम होना, ये जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं वो सबसे जो निचली परत है क्षोभ मंडल उसी पर ही होती हैं, ठीक है। जो अब इसमें एक बात और है कि ये समस्त गैसीय द्रव्यमान का 75% इसी में पाया जाता है, मतलब जितनी भी गैसीय हैं अपने वायुमंडल में, उसमें 75% यहीं पर है, बाकी है, लेकिन बाकी जो 25% बचा वो ऊपर है, लेकिन जो क्षोभ मंडल में 75% है, ठीक है। ट्रोपोस्फियर है इसका एक नाम, इंग्लिश में बोलते हैं इसे ट्रोपोस्फियर, ठीक है। ये हो गया अपना क्षोभ मंडल। और फिर देखते हैं आपका समताप मंडल। समताप मंडल जो है इसे स्ट्रेटोपोज बोलते हैं, और यह 50 किलोमीटर ऊंचा है। जो पृथ्वी से है क्षोभ मंडल के बाद जो दूसरा आता है आपका समताप मंडल, ये 50 किलोमीटर। ये ना कहीं नोट करिए, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी में अभी दिया नहीं है, शायद आगे चैप्टर में या अगले क्लास में दिया जाए। और इसमें कोई भी मौसमी घटनाएं नहीं होती, क्योंकि क्षोभ मंडल में सारी मौसमी घटनाएं हो जाती हैं, ठीक है।
हाँ, लेकिन ये वायुयान के लिए बहुत ज़्यादा आदर्श है। मतलब जो आपके वायुयान जो उड़ते हैं वो इधर ही इस समताप मंडल में ही उड़ते हैं, क्षोभ मंडल से ऊपर, क्षोभ मंडल से ऊपर उड़ते हैं। समताप मंडल में वायुयान उड़ते हैं, ठीक है। और जो ओजोन परत है वो आपकी समताप मंडल में ही पाई जाती है। और ओजोन परत किस लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जो सूर्य की किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें, उनसे रक्षा करती है जो ओजोन परत जो है हमारी, वो ओजोन परत बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसमें भी कहीं कहीं वो हो रही है, मतलब नष्ट हो रही है कहीं कहीं से, क्योंकि हम इतना प्रदूषण करते हैं उसकी वजह से। तो हमें प्रदूषण कम से कम करना चाहिए। चलिए अब मध्यमंडल के बारे में देखते हैं। इसे हम मेसोपोज भी कहते हैं। यहाँ तक तापमान जो है वो तापमान में जो है गिरावट ख़त्म हो जाती है, गिरावट ख़त्म हो जाती है। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जो क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, यहाँ तक वायुमंडल में मतलब इतनी गिरावट नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर मतलब धीरे धीरे गिरावट स्टार्ट हो जाती है। अब पृथ्वी से जैसे ही आप थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो वायुमंडल में गिरावट होती जाती है, लेकिन मध्यमंडल तक आते आते ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर फिर इतना मतलब वो होता ही नहीं, वायुमंडल होता ही नहीं है। यहाँ तक 165 डिग्री तक गिरावट आती है, ठीक है। और ये 80 किलोमीटर तक फैला हुआ है जो आपका मध्यमंडल है, धरातल से, समझ रहे होंगे आप। और अब आपका चौथा है वो आयन मंडल है। आयन मंडल जो है 80 से 640 तक फैला हुआ है, ठीक है। और यह विद्युत आवेशित कण की प्रधानता होती है, मतलब इसमें रेडियो की जो संचार होता है वो यहीं से व्यवस्था पूरी होती है। और सैटेलाइट भी इधर ही होते हैं। और आपके टीवी, जो रेडियो और जो जितने भी मतलब नीचे उपकरण हैं वो चलते हैं, वो आयन मंडल की वजह से ही चलते हैं। यहीं से ही चलते हैं, यहीं से प्रसारण होता है, ठीक है। और उसके बाद आया आपका वायुमंडल। वायुमंडल कहाँ है? बिल्कुल बाहर। वायुमंडल का नाम से पता लग रहा है कि वो अंतरिक्ष, और मतलब आयन मंडल के बाद जितना भी है वो क्या कहते हैं, वायुमंडल है। और इसको हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे आगे क्लासेस में, ये भी बहुत छोटे स्तर पर बताया गया है, ठीक है। वायुमंडल। चलिए अब हम देखते हैं आपका वायुमंडल के बाद क्या है। वायुमंडल जो है मुख्यतः ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का बना होता है, जो कि साफ एवं शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78% है, जो कि मैंने आपको ऊपर बताई थी जब मैं ऊपर पढ़ा रही थी, तो वो वृद्धि के लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको बताया था कि अगर बिना सूट के हम अंतरिक्ष में चले जाएंगे तो वहाँ पर हमारी मतलब नसें फट जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो हमारे शरीर की नसों का और हमारे शरीर की वृद्धि के लिए नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी होता है। ऑक्सीजन जितना ज़रूरी होता है उतना नाइट्रोजन भी उतना ही ज़रूरी होता है। तो 78% आपका नाइट्रोजन है और 21% आपका ऑक्सीजन है। बाकी जो गैसें बची हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन इत्यादि जो हैं वो 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, और मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजन है वो वृद्धि के लिए आवश्यक है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यद्यपि कम मात्रा में है, लेकिन ये पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है। ऊष्मा वो होती है जो आपकी रोडों पर वो चलती हैं, बस चलती हैं, मोटरसाइकिल चलती हैं आपकी, और इनसे जो प्रदूषण होता है उसको ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अपने अंदर अवशोषित कर लेती है, जिससे पृथ्वी जो है वो गर्म रहती है। और पौधों को वृद्धि के लिए भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि जो पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड से ही, इसको वैसे बोलते हैं CO2 बोलना ज़्यादा सही रहता है। CO2 जो है वह पौधों के लिए बहुत ज़रूरी होती है वृद्धि के लिए। जैसे नाइट्रोजन जो है वो हमारी वृद्धि के लिए उपयोगी है, वैसे ही CO2 भी पौधों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल का घनत्व में भिन्नता आती, मैंने आपको बताई थी कि जैसे जैसे ऊंचाई पर बढ़ते जाएंगे वैसे ही घनत्व भी कम होता जाएगा। समुद्र तल पर सबसे अधिक होता है, जो घनत्व होता है वो समुद्र तल पर सबसे अधिक होता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते जाएंगे यह तेज़ी से घटता ही जाएगा। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोही हैं वो हवा के घनत्व की कमी के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है, इसीलिए वह गैस के सिलेंडर ऊपर लेकर जाते हैं, जो ऑक्सीजन के सिलेंडर होते हैं। ये इधर देखिए, इसमें पूरा बताया। देखिए ये है आपका जलमंडल,
ये है आपका जलमंडल, ये है आपका स्थलमंडल और ये है आपका वायुमंडल। और इन सब में जीव हैं। ये देखिए, वायुमंडल में पक्षी हैं, जलमंडल में मछलियाँ हैं, और ये जो है आपका स्थलमंडल में ये आपके गाय, भैंस, बकरी, ये सब है। ठीक है, चलिए जीवमंडल के बारे में अब देखते हैं। जीवमंडल स्थल, जीवमंडल है जो जहाँ स्थल, जल और हवा के बीच का एक सीमित भाग होता है, उसी को हम बोलते हैं जीवमंडल। जैसे कि हवा में बैक्टीरिया होती है, और पानी में स्तनधारी होते हैं, और जो हैं आपके ज़मीन पर चलने वाले होते हैं जीव, जैसे मैंने आपको यहाँ ऊपर बताया था। ये देखिए, ये एक तरह से जीवमंडल ही है, जहाँ जहाँ जीवन है वो जीवमंडल है। ये जल में मछली है, और वायु में पक्षी हैं, और आपके स्थलमंडल में ये सारे जो हम पालतू जानवर रखते हैं वो सभी जीव ही हैं। इनको हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक जंतु जगत एवं एक पादप जगत। जंतु जगत वही जो मतलब हम, और जानवर जो हैं ये जंतु जगत में आ गए। पादप मीन्स पेड़ पौधे, पेड़ पौधों में भी तो जीवन होता है, वो भी तो जीव, वो तो जीव ही, वो भी तो एक जीव ही है। तो पादप मीन्स पौधे, और जीव जंतु जगत जो हम लोग हैं, जो मतलब जीव हैं। ठीक है, और हाँ, ये सभी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जब साथ में होंगे, मतलब स्थल, जल, वायु, तो एक दूसरे को प्रभावित करेंगे ही। जैसे कि हवा से ही आपके बादल बनते हैं, और जो आपके पानी का वाष्प होता है वो ऊपर जाकर बादल बनाता है, तो बारिश होती है। और आपकी जो गैसें हैं वो इसी प्रक्रिया से बनती हैं। भूमंडलीय तापन क्या होता है? भूमंडलीय तापन होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की वृद्धि के कारण होता है। और ये वृद्धि क्यों हो जाती है? तापीय विद्युत संयंत्रों के कारण, मतलब जो आपके वो होते हैं, कारखाने होते हैं, ये उनके बारे में बोल रहे हैं। कारखाने होते हैं, और गाड़ियों से जो वो निकलता है, धुआं निकलता है, उसकी वजह से जब कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो जाती है तो होता है भूमंडलीय तापन। ये आगे और डिटेल में बताया जाएगा। अभी इतना ही समझ लीजिए कि भूमंडलीय तापन क्या होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि के कारण भूमंडलीय तापन होता है। चलिए, और ये कह रहे हैं कि पृथ्वी के संसाधनों को सीमित उपयोग हमें करना चाहिए। चलिए, हमारा अब ये चैप्टर ख़त्म हो गया है, और चैप्टर ये 5th था, और इसके बाद 6 होगा। बस आपका NCERT SST ख़त्म। और आई होप आपको ये चैप्टर भी समझ में आया होगा, मैंने मेहनत करी है। और अगर आपको मेरा ये मतलब वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब कर दीजिए, और शेयर भी कर दीजिएगा। इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करती हूँ। धन्यवाद।